सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेशनरी वेव्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रगामी तरंगों की। लास्ट वाली लेक्चर में हमने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को समझा था, तरंगों के अध्यारोपण को समझा था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जाना था। यानी कि जब तरंगों का अध्यारोपण होता है तो क्या क्या घटनाएं हमको देखने को मिल सकती हैं। उन्हीं में से एक है स्टेशनरी वेव्स, अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगों से हम परिचित हो चुके हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन चलिए फिर से इसके डेफिनेशन को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अप्रगामी तरंगों के समीकरण पे बात करेंगे, इसके इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो पहले डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बच्चा तुम्हारे लिए कि जब समान आयाम, कंडीशन देखिए, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति, आयाम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, यानी कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, कि दो प्रगामी तरंगे किसी एक बद्ध माध्यम में, अभी हम जानेंगे कि बद्ध माध्यम क्या है, कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी एक बद्ध माध्यम में समान चाल से, क्योंकि मीडियम एक है तो चाल भी एक ही होगा, समान चाल से एक ही रेखा पर, परंतु यहां तक तो सबको ठीक था, यहां तक हम दोनों की राहें साथ साथ रही, समान आयाम रहा, समान आवृत्ति रहा, एक बद्ध माध्यम में थे हम, फिर यूं हुआ कि हम दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई तो फिर परंतु विपरीत दिशा में चलती हैं। तो अगर दो वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड दे आर मूविंग इन अ बाउंडेड मीडियम, बद्ध माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं बाउंडेड मीडियम, they are propagating or they are traveling in a bounded medium but in opposite direction, तो ऐसे अगर वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्टेशनरी वेव्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या है बाउंडेड मीडियम, क्या है ये बद्ध माध्यम। वह माध्यम जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है, एक बाउंड्री होती है, अर्थात जो एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद अन्य माध्यमों से घिरा होता है। जो भी एक माध्यम, जैसे कि चलो मैं एक छोटा सा तालाब ले रहा हूं, हालांकि बहुत बड़ा सा तालाब हो जाएगा। चलिए एक तालाब लिया है, तो तालाब के भाई तालाब में पानी है, पानी का कहीं तो अंत होगा, तो घिरा हुआ है ना जमीन से, तो जो पानी वाला जो एक माध्यम है वो बाउंडेड मीडियम है। वैसे ही कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, दोनों सिरों पर खूंटियों के बीच कसा तार या कसी तार हो, तो अगर एक स्ट्रिंग जो कि फिक्स्ड है बोथ एंड पे, वो भी एक बाउंडेड मीडियम है क्योंकि उस स्ट्रिंग का कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। ओके, जब आप बांध देंगे स्ट्रिंग को, डोरी को किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, तो बाउंडेड मीडियम है। किसी पाइप के अंदर का वायु स्तंभ, एयर कॉलम के अंदर जो एयर है, ओके, एयर कॉलम के अंदर जो एयर है उसके बाहर वाले एयर से घिरा हुआ है, तो वो भी एक बाउंडेड मीडियम ही है, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। और तबले की झिल्ली आदि सभी बद्ध माध्यम हैं। ओके, और एक बार और देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि प्रगामी तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो इन द सेम वे जितने प्रकार की प्रगामी तरंगे हैं उतने प्रकार की अप्रगामी तरंगे भी हैं, यानी कि स्टेशनरी वेव्स आर आल्सो ऑफ ट्रांसवर्स नेचर एंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर। यह भी ट्रांसवर्स होता है और लॉन्गिट्यूडनल होता है। जैसे आप स्ट्रिंग की बात करोगे, डोरी की बात करोगे, तो डोरी में कौन सा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा, डोरी यानी कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम लोग एयर कॉलम की बात करें, एयर कॉलम में हम चलो फ्लूइड ले लेते हैं, फ्लूइड सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो कि ऑर्गन पाइप का भी एक एग्जांपल है। तो ऑर्गन पाइप आपको पढ़ना है, तो फ्लूइड हो गया, फ्लूइड में कौन सा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा, फ्लूइड में देखो जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में स्टेशनरी वेव से ही वहां पर मधुर संगीत उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर मैं गिटार की बात करूं, तो गिटार का जो स्ट्रिंग है उसमें कौन सा वेव प्रोड्यूस होता है,
स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन सा? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। लेकिन हम लोग फ्लूइड की बात करेंगे। फ्लूइड या एक बिगुल होता है, बिगुल भी एक वादक यंत्र है, बिगुल बजता है ना युद्ध का, तो बिगुल में भी कौन सा? उसमें लॉन्गिट्यूडनल बच्चा, उसमें लॉन्गिट्यूडनल, ओके, जहां पे भी साउंड की बात आ जाएगी ना वहां पे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव की बात होगी। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां से क्या उत्पन्न हो रहा है? मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव की बात होती है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर है कि क्या होता है स्टेशनरी वेव, क्या होता है अप्रगामी तरंगें, और ये बद्ध माध्यम भी आप देखिए, बद्ध माध्यम यानी कि बाउंडेड मीडियम। अब यहां पे हम लोग डिराइव करेंगे अप्रगामी तरंग का समीकरण, इट मींस इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो यहां पे भी दो रिस्ट्रिक्शंस हैं यार, दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दो प्रतिबंध हैं। जब हम बोलते हैं बाउंडेड मीडियम, बाउंडेड मीडियम ऐसा मीडियम जो घिरा हुआ है अन्य माध्यम से, चारों ओर से जिसका एक निश्चित बाउंड्री है। जैसे हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का कहीं एंड होगा और वो किसी फीड कीले या खूंटी से बंधा हुआ है। तो यहां पर देखिए जो एंड है, जो बाउंड्री है, फीड है ना, जिस कीले से या जिस खूंटी से आप वो डोरी को बांधते हैं वो फिक्स है। तो ऐसे को बोलेंगे जबकि सीमा ड्रिड हो, ड्रिड हो यानी कि रिजिड बाउंड्री हो। जब आप डोरी को बांधेंगे किसी भी खूंटी से, जब स्ट्रिंग को आप टाइट करेंगे, बांधेंगे किसी फिक्स्ड एंड से, तो उसको बोलेंगे बाउंड्री कैसा है? बाउंड्री इज रिजिड। तो इस कंडीशन के लिए स्टेशनरी वेव का नेचर कुछ और होगा। हालांकि स्टेशनरी वेव का जो मूल परिभाषा है, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, तो वही रहेगा। तो हम लोग इस कंडीशन, कहाँ जा रहे हो मुन्ना, कहाँ जा रहे हो मुन्ना, ओके इधर देखिए। तो हम लोग बात करेंगे व्हेन द बाउंड्री इज रिजिड। एक कंडीशन ये होगा व्हेन द बाउंड्री इज रिजिड, बाउंड्री रिजिड होगा। और जब बाउंड्री रिजिड होगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए ये दीवार है, दीवार से एक किल टंगा हुआ है, तो ये फिक्स्ड बाउंड्री है भाई, ये है रिजिड, फिक्स्ड रिजिड, हिंदी में कहते हैं दृढ़ सीमा है। और इस कंडीशन में देखिए ये वेव आ रहा है, ये वेव जा रहा है, दोनों को अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि दोनों को मैं गणितीय रूप से दिखाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे ये ऊपर या नीचे है, इसका मतलब क्या है, ओके। और एक ये भी देखिए, जबकि सीमा क्या है? जबकि सीमा पूर्णतः मुक्त हो, व्हेन द बाउंड्री इज फ्री, व्हेन द बाउंड्री इज फ्री। तो इसको समझने के लिए आप क्या करिए, यहां पे हमने इसको ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया है। तो जब ये स्ट्रिंग में जब वेव आएगा, ट्रांसवर्स वेव, तो इट कैन मूव अप एंड डाउन, ये ऊपर नीचे खिसक सकता है। तो एक जो चीज आपको याद रखनी है, जब हम लोग रिजिड बाउंड्री बोलेंगे और जब फ्री बाउंड्री बोलेंगे, रिजिड बाउंड्री पे पार्टिकल्स आर रिस्ट्रिक्टेड। रिजिड बाउंड्री पे जो कण होंगे, मीडियम, इस वाले मीडियम के जो कण होंगे, हम उस मीडियम की बात, हम बाउंड्री के मीडियम की बात नहीं करते, हम उस मीडियम की बात कर रहे हैं जिसमें वेव प्रोपोगेट कर रहा है, हम उस माध्यम की बात कर रहे हैं जिसमें तरंग संचरित हो रहा है। तो इस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे रिजिड बाउंड्री पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, प्रतिबंधित हैं, उनमें बाधाएं हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं? वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं। यानी यहां पे जो भी पार्टिकल्स होंगे, रिजिड बाउंड्री पे जो भी पार्टिकल्स होंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बी जीरो। यहां पे वाई हमेशा जीरो होगा, याद रखिए। रिजिड बाउंड्री पे वाई आपको क्या मिलेगा? हमेशा जीरो मिलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जब हम लोग इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं तो वहां ये काम आने वाला है। तो जबकि सीमा ड्रिड होगी, तो ड्रिड सीमा पर जो भी कण होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बंधे हुए हैं, ड्रिड है, फिक्स्ड है, वो क्या नहीं करेंगे? ऑक्सीडेट नहीं करेंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज भी जीरो। लेकिन अगर सीमा पूर्णतः मुक्त है, बाउंड्री इज फ्री, तो दे कैन मूव। जो बाउंड्री पे भी जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहां पर दे आर नॉट बाउंडेड, मतलब दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। यहां पे क्या हो सकते हैं? ऊपर नीचे खिसक सकते हैं, मूव हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टेशनरी वेव का इक्वेशन डिराइव करेंगे, इस कंडीशन के लिए भी और इस कंडीशन के लिए भी, व्हेन द बाउंड्री इज रिजिड एंड व्हेन द बाउंड्री इज फ्री।
तो पहले हम लोग बात करते हैं जबकि सीमा ड्रिड हो, व्हेन द बाउंड्री इज फ्री, सॉरी व्हेन द ड्रिड हो मतलब रिजिड, व्हेन द बाउंड्री इज रिजिड, जबकि सीमा ड्रिड हो व्हेन द बाउंड्री इज रिजिड। ओके, चलिए अब अपनी कल्पनाओं की शक्ति को पर लीजिए, पर यानी पंख लीजिए। चलो मान लेता हूं कि x इक्वल टू 0 पर ये एक रिजिड मीडियम है, ये सॉरी एक रिजिड बाउंड्री है यार, मीडियम नहीं, मीडियम कैसे रिजिड हो सकता है यार, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। x इक्वल टू 0 पर मैंने सपोज किया है कि एक रिजिड बाउंड्री है और इसके इस साइड में टुवर्ड्स राइट एक लीनियर मीडियम है जिसमें कि एक वेव अभी प्रोपोगेट करता हुआ आएगा। अब मैं एक वेव भी कंसीडर कर रहा हूं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो कि नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, हो सकता है डायग्राम में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, एकदम स्केल करके तो नहीं बना रहे हैं, बस आप समझिए जरा, भावनाओं को समझिए, भावनाओं को समझिए। x इक्वल टू 0 पर एक हमने जब सपोज हमने माना है कि वहां पर एक दृढ़ माध्यम है, फिर माध्यम नहीं यार, दृढ़ हिंदी में इसको बोलेंगे दृढ़ सीमा है, रिजिड बाउंड्री है। ओके, और इसके इधर में एक लीनियर मीडियम था। अब यहां पे उसी मीडियम में एक कौन सा वेव आ रहा है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट करता हुआ आ रहा है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ दैट वेव इज गिवन बाई a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स y प्लस एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव x की तरफ जा रहा है ना। अगर वेव पॉजिटिव x में प्रोपोगेट करता है तो यहां माइनस लेते हैं, नेगेटिव x के लिए क्या लोगे आप इसको, नेगेटिव x के लिए आप इसको ले लेंगे प्लस x। ओके, तो y1 इज इक्वल टू a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस x, ये एक समतल परिगामी तरंग का समीकरण है जो इधर से आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव, ऋणात्मक x की ओर गति कर रहा है वो तरंग। ओके, और अब वाक्य इस दृढ़ सीमा से टकराता है, इस रिजिड बाउंड्री पर इंसिडेंट होगा, उसके बाद उसका कुछ रिफ्लेक्शन होगा, वेव रिफ्लेक्ट होगा। तो अब यहां से जो वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस रिजिड बाउंड्री से जो वेव, सॉरी कुछ जल रहा है, लेकिन क्या कुछ कनेक्शन, क्या चल रहा है यार, नहीं कुछ नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी कुछ नहीं चल रहा है। चलिए y1 इज इक्वल टू a sin 2 पाई ओवर लैम्डा vt प्लस एक्स, ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो नेगेटिव x पे जा रहा है और जाके इस रिजिड बाउंड्री से इस रिजिड बाउंड्री पर इंसिडेंट होता है, और फिर इंसिडेंट होगा तो उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a डैश साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। ओके, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो कैसे जाएगा, इस साइड जाएगा ना, इंसिडेंट वेव लेफ्ट की तरफ जा रहा है और रिफ्लेक्टेड वेव राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करेगा। उस कंडीशन में आप यहां पे इसको नेगेटिव लेंगे, और अब इन दोनों ही वेव्स का होने वाला है सुपरपोजिशन, इन्हीं दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होगा। तो देखते हैं जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्या मिलेगा, y1 प्लस y2। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझा है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। यहां पे y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो अब यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट पे ना, इस जो रिजिड बाउंड्री है उससे x डिस्टेंस पे कहीं पे भी, x यहां भी हो सकता है, x यहां भी हो सकता है, x यहां भी हो सकता है, x वहां भी हो सकता है, x डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट है, वहां पे जो पार्टिकल होगा उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स और प्लस a डैश साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स प्लस a डैश साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। और अब बात ये है
अभी मैंने बोला था कि ये एक रिजिड बाउंड्री है, ये एक दृढ़ परिसीमा है, दृढ़ सीमा है। तो यहां पर किसी भी क्षण पर, यहां पर किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल्स होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। यहां पे जो पार्टिकल होगा उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो अगेन मैं यहां पे एक कंडीशन लगा रहा हूं, देखिए, ओहो कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो बच्चा, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा लिमिट कर दूं, कुछ ज़्यादा ही जगह ले लिया है, इतनी जगह की आवश्यकता नहीं है, जिसको जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। चलिए, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि इस वाले रिजिड बाउंड्री पर क्या होना चाहिए, y मस्ट बी जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो y जीरो होगा। ये रिजिड बाउंड्री है और रिजिड बाउंड्री यानी दृढ़ परिसीमा है। दृढ़ परिसीमा पे जो पार्टिकल्स होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो y विल बी जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस x प्लस a डैश साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। डन, बढ़िया। इसको इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस x इज इक्वल टू a डैश साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। कुछ तो कैंसिल होगा, कुछ क्या पूरे इसकी दुनिया ही उजड़ गई है। ये पूरा टर्म कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल, तो बचा क्या, बच गया है a, एक डैश वाला टर्म है, a इज इक्वल टू माइनस ए डैश बच गया है बस, a इज इक्वल टू माइनस ए डैश। और ये एक छोटा सा एक जो आपको रिजल्ट मिला है अपने साथ बहुत ही राज छुपाए बैठा है। क्या क्या, a इज इक्वल टू माइनस ए डैश है, यानी यहां से जो रिजल्टेड जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, ध्यान दीजिएगा मैं बहुत ही काम की चीज पे आ रहा हूं, यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, देखिए आने वाले वेव का जो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, जाने वाले वेव का यानी जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो परावर्तित तरंग है, उसका एम्पलीट्यूड उसके बराबर तो है लेकिन नेगेटिव है, बराबर है लेकिन नेगेटिव है। मतलब ये जो वेव होगा कुछ ऐसा होगा, और थोड़ा सा गलत मतलब मैच नहीं कर पाया हूं मैं, इसको मैच करना चाहिए ना, ऐसा, ठीक है, समझ जाइए थोड़ा सा। तो a इज इक्वल टू माइनस ए डैश का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे इसका प्लस a होगा इसका नेगेटिव होगा, जहां पे इसका नेगेटिव होगा यहां पे पॉजिटिव होगा, जस्ट अपोजिट है। यानी कि जब भी किसी रिजिड बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होगा, जब भी किसी रिजिड बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होगा, तो जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल तो होगा, द एम्पलीट्यूड विल बी सेम बट नेगेटिव। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है लेकिन नेगेटिव होता है। और इसका मतलब यह है बच्चा कि इंसिडेंट वेव, इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं और यहां पे आगे लिख दूं, यही लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इन कौन सा फेस, अपोजिट फेस। ये आपको याद रखना है, अपोजिट फेस। जब भी किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है वेव का, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों विपरीत कला में होंगे, अपोजिट फेस में होंगे। यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस विल बी पाई या पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस पाई का होगा या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा, फेज डिफरेंस पाई का होगा या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल बट नेगेटिव। ओके, तो दैट क्लियर। अब यहां पे मैंने बोला था ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए ना, ये आ रहा है इंसिडेंट वेव और ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ये है इंसिडेंट वेव, ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ये ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में, दोनों क्या है, दोनों अपोजिट फेस में हैं। तो जब भी फिक्स्ड बाउंड्री हो या रिजिड बाउंड्री हो या दृढ़ परिसीमा हो,
वहां से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो ये चीज आप याद रखेंगे। अभी हम स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लेके नहीं आए, अब लेके आएंगे। चलिए, यानी कि अब अगर मैं देखूं जो आने वाला वेव है कितना है भाई, आने वाला वेव जो है a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा है, vt प्लस एक्स है। जाने वाला वेव कितना होगा भाई, माइनस ए होगा, बता दिया ना, माइनस ए होगा, माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। देखो अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे हो, माइनस ए करके नहीं लिखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो भाई, या लिख रहा हूं। इसी को आप y2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a एम्पलीट्यूड सेम है, 2 पाई अपॉन लैम्डा है, vt माइनस एक्स है, प्लस पाई लिख सकते हैं आप या माइनस पाई लिख सकते हैं आप। दोनों में कितने का फेज डिफरेंस होना चाहिए, दोनों में फेज डिफरेंस होना चाहिए 180 का, क्योंकि दोनों ही इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव बोथ आर इन अपोजिट फेज, दोनों विपरीत गला में होते हैं। तो आप यहां पे साइन 180 प्लस थीटा लगाओगे तो आपको यही माइनस साइन थीटा ही मिलेगा, तो यही मिल जाएगा। बात तो सही ही है। अब इन दोनों का होने वाला है सुपर पोजिशन, तो करवा दीजिए सुपर पोजिशन। सो y इज इक्वल टू मिल जाएगा y1 प्लस y2, और उसके बाद मैं विलंब नहीं करूंगा बच्चा, y इज इक्वल टू 8 मैं कॉमन पहले निकाल देता हूं, ये आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स माइनस साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू मिल जाएगा, कहां मिल गया, ए तो पहले से है, 2 को यहां पे लिख देता हूं, इसका 2 साइन, और चलो कॉस लिख देता हूं, तो कॉस क्या आ जाएगा, सी प्लस डी, सी प्लस डी है तो एक काम करिए ना यार, 2 पाई अपॉन लैम्डा दोनों में कॉमन ही है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा बाहर आ गया। अब vt प्लस एक्स vt माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो ये आ जाएगा कितना, 2vt आ जाएगा, नहीं आएगा ना, vt प्लस एक्स vt माइनस एक्स करके दिखाना पड़ेगा, क्या जरूरत तो नहीं है, vt प्लस एक्स vt माइनस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, 2vt आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2v तो है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और यहां पे अभी हम लोग साइन वाला टर्म बचा हुआ है, c माइनस डी करते हैं, यहां पे भी जो 2 पाई अपॉन लैम्डा है बाहर आ रखा है, vt प्लस एक्स vt माइनस एक्स, vt प्लस एक्स vt माइनस एक्स है, तो अब देखिए अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस vt कट जाएगा, x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x बाई 2 आ जाएगा, यानी कि आपको x ही मिलेगा, आपको x ही मिलेगा। तो ये है आपका, दिस इज, देखो 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 क्या मिला है, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, एंड ये हो जाएगा कॉस 2 पाई vt अपॉन लैम्डा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा। ओके, तो ये है स्टेशनरी वेव, 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई vt अपॉन लैम्डा, ये है स्टेशनरी वेव। जब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा एक रिजिड बाउंड्री से, एक दृढ़ परिसीमा से, दृढ़ परिसीमा से होगा। 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई vt अपॉन लैम्डा। और चलिए हम थोड़ा सा कुछ कंडीशन भी लगाते हैं। क्या इक्वेशन मिला है हमको, हमको मिला है y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई vt अपॉन लैम्डा। कंडीशन लगाता हूं मैं, केस नंबर 1, कंडीशन मतलब केस नहीं है,
आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सा रिजल्ट बताने वाले हैं। मैं पहले पोजीशन की बात कर लूं, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं क्या होगा, या लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा, और अप टू सो ऑन हम लोग चलते जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इक्वल टू 0 रखने पर साइन 0 हो जाएगा, यानी आपको y वहां पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, पहला चीज। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा बाई 2 रखता हूं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू मैं लैम्डा बाई 2 रखता हूं, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई मिलेगा, जो अगेन आपको 0 ही मिलेगा। अगर इसके बाद 2 बाई लैम्डा 2 रखिए या 3 लैम्डा बाई 2 रखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट जो है 0 मिलता चला जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 0, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, इन सभी पोजीशन पे, इन सभी स्थितियों में, इन सभी पोजीशन यानी इन सभी जगहों पे आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। जैसे कि चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये रहा एक वेव और ये रहा एक रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों का हुआ है सुपरपोजिशन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 है, ये क्या है, x इक्वल टू लैम्डा है। देख लीजिए, अगर मैं 2 लैम्डा बाई 2 लिखा है मैंने, यानी कि लैम्डा ही लिखा है, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसको आप क्या बोल देंगे, 3 लैम्डा बाई 2 बोल देंगे। इसको मैं 2 लैम्डा बाई 2 ही लिखता हूं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो x इक्वल टू 0 हो, लैम्डा बाई 2 हो, या 2 लैम्डा बाई 2 हो, या 3 लैम्डा बाई 2 हो, इन सभी जगहों पर, इन सभी पोजीशन पे आपको जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिला है, क्या मिला है, दैट इज 0। और ऐसे पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, नोड्स। नोड्स, इन्हें नोड्स कहते हैं भाई, नोड्स। क्या बोलेंगे, ऐसे जगहों पे बनेगा नोड्स। ओके, x इक्वल टू 0 हो, तो देखिए अगर कोई भी यहां से एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन आप ये लेके जाइए, ये याद कर लीजिए कि जब भी कोई भी रिजिड मीडियम है, रिजिड बाउंड्री है, जब भी कोई रिजिड बाउंड्री है यानी दृढ़ परिसीमा है, तो वहां पे हमेशा नोड ही बनेगा, नोड 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 नोड। अब यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि दो नोड के बीच का कितना डिफरेंस है, दो नोड के बीच में लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है, यानी हर लैम्डा बाई 2 पे क्या बनने वाला है, नोड बनने वाला है। चलिए इसी में अब मैं सेकंड ले रहा हूं, सेकंड केस, x इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, डिस लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 ले लेते हैं, फिर 3 लैम्डा बाई 4 ले लेते हैं, फिर 5 लैम्डा बाई 4 ले लेते हैं, फिर वैसे ही आप 7 लैम्डा बाई 4 ले लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप यहाँ पे लैम्डा बाई x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 रखेंगे, 3 लैम्डा बाई 4 रखेंगे, 5 लैम्डा बाई 4 रखेंगे, 7 लैम्डा बाई 4 रखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि y की वैल्यू जो है मैक्सिमम आएगी। क्योंकि इसके लिए देखिए साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, इसके लिए जब आप लैम्डा बाई 4 रखेंगे या 3 लैम्डा बाई 4 रखेंगे, ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, तब आपको देखो यहाँ तो मैं लिखना भूल गया कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन विल भी 0 मिलेगा, और जब साइन 0 हो गया तो पूरा y 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, इन सभी जगहों पे साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगी, जो कि मैक्सिमम है, जो कि मैक्सिमम है, यानी इन सभी जगहों पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कहाँ कहाँ पे, दिस इज लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा बाई 4, एंड दिस इज 3 लैम्डा बाई 4, एंड दिस इज 5 लैम्डा बाई 4। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, इनको हमने नाम क्या दिया है, इसको बोलते हैं एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। जहां पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जहां पे भी पार्टिकल्स यानी कणों का विस्थापन अधिकतम होगा, उसे हम नाम देते हैं एंटी नोड्स का। तो यहां पे क्या क्या बनने वाला है भाई, यहां पे एंटी नोड्स बनेगा। और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 ही है, लैम्डा बाई 2 ही है। और आप ये भी देख पाएंगे कि दो नोड के बीच में एक एंटी नोड है, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि 0 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन, आपको क्या मिलता जाएगा, नोड मिलेगा।
और λ/4, 3λ/4, 5λ/4 यहाँ पे आपको एंटी नोड्स मिलने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई पोजीशन के हिसाब से कि इन इन जगहों पे आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये एंटी नोड है और ये नोड है। अब हम लोग बात करेंगे समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बात करेंगे। इक्वेशन मैं फिर से यहाँ लिख ले रहा हूँ कि y = 2a sin 2πx अपॉन लैम्डा cos 2πvt अपॉन लैम्डा। अब मैं यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मान लो पहला टाइम के हिसाब से लगा रहा हूँ, जब टाइम कितना हो, 0 हो या t/2 हो या 2t/2 हो या 3t/2 हो या फिर 4t/2 हो। टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं, पोजीशन वही रहेगा, हम एक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। टाइम के हिसाब से देख रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो क्या होगा, जब टाइम t/2 है तो क्या होगा। भैया कैपिटल टी टाइम पीरियड ना, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी जो है आवर्त काल है। तो t = 0, t/2, हम लोग उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट पे क्या क्या बनने वाला है, समय के साथ क्या चेंजेस होगा। तो जरा रखिए, यहां पे अगर cos 0 रखेंगे, t/2 रखेंगे, 2t/2 रखेंगे, t के रखेंगे ना, तो cos 0 जो है 1 ही आएगा, यानी कि आपको cos की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस यहाँ पे जब रखेंगे 2π cos 2πvt अपॉन लैम्डा जो है आपको प्लस माइनस 1 मिलने वाला है इन सभी के लिए। अब टू सो ऑन, अब आगे जाइए, प्लस माइनस 1 मिलेगा, यानी आपको y क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलेगा नोड को छोड़कर। क्योंकि नोड पे देखिए, नोड पे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहता है, लेकिन जहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी कि जहां पे हम लोग नोड को छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स हैं, नोड को छोड़ के बाकी जो सभी पॉइंट्स हैं, वहां पे टाइम 0 पे अगर टाइम 0 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, t/2 रखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, 2t/2 रखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। इन सभी क्षणों पर, इन सभी इंस्टेंट पर नोड को छोड़कर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है उन सभी पोजीशन पे। ओके, जरा समझो आप, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। नोड 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 नोड, ये तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट यहाँ का 0 ही रहेगा, लेकिन इनको छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स होंगे, इनको छोड़ के बाकी जो पार्टिकल्स होंगे, टाइम 0 पे ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, टाइम 0 पे ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, और फिर कब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, फिर वो अगेन t/2 पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, फिर वो अगेन कैपिटल T, यहां से एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल में 2 बारी अधिकतम होगा, 2 बारी अधिकतम पार्टिकल जो है एक टाइम पीरियड में 2 बार अधिकतम होता है। 0 से आप कहां तक जाने वाले हैं, t/2, जो 2t/2 है वहां से तो एक नया स्टार्ट हो गया कहानी, 0 पे अधिकतम है, फिर कब अधिकतम होगा, t/2 पे अधिकतम होगा। तो एक आवर्त काल में 2 बार अधिकतम होता है कण, एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जो है 2 बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ऑब्टेन करता है। अब एक सेकंड कंडीशन लेते हैं हम लोग, मान लो टाइम है t/4 है या 3t/4 है या 5t/4 है या वैसे ही आप 7t/4 तक आगे जाएंगे। तब जब यहां पे आप इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos 2πvt अपॉन लैम्डा इनके लिए 0 मिलने वाला है। यानी कि इस क्षण पर, इस क्षण पे, इस क्षण पर, उन सभी पॉइंट पर पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, t/4, 3t/4, 5t/4, t/4, 3t/4, 5t/4, आप तो सुन आप आगे जाइए 7t/4 जाइए, तो एक टाइम पीरियड में ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो एक टाइम पीरियड में, यानी कि एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल में 2 बारी क्या होंगे, 2 बारी न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम यानी शून्य भाई, न्यूनतम यानी कि शून्य। एक आवर्त काल में जो पार्टिकल्स होंगे 2 बारी न्यूनतम। तो देखो इन सभी क्षणों पर जब ध्यान दीजिएगा, उन सभी t/4 है, 3t/4 है, 5t/4 है, न्यूनतम यानी कहां, इसी लाइन पे होंगे ना,
और नोड तो हमेशा वही है, यानी ये वो टाइम है जब आपको स्टेशनरी वेव एक सीधी रेखा मिलेगी, एक लाइन के फॉर्म में मिलेगा, ये वो टाइम है। ओके, तो चलिए ये तो था स्टेशनरी वेव जब रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से हो रहा है। ये स्टेशनरी वेव है, कहां गया स्टेशनरी वेव, दिस इज द स्टेशनरी वेव व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। जब एक दृढ़ परिसीमा से परावर्तन होता है तो कुछ ऐसा होने वाला है। और इसी में अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड केस में, जब सीमा पूर्णतः मुक्त हो। ओके, व्हेन द बाउंड्री इज फ्री। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 0 है ना मुन्ना या मुन्नी, x इज इक्वल टू 0, यहां पर एक फ्री बाउंड्री है, सब कुछ वैसा ही, बस फ्री बाउंड्री है। उधर से एक वेव आ रहा है, उधर से जो एक वेव आ रहा है उसका इक्वेशन कैसा होगा, a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स होगा। ओके, अब ये इस फ्री बाउंड्री पे इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि ये फ्री बाउंड्री है इसलिए यहां पर पार्टिकल्स पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 होने वाला है, यहां के पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। यहां पे जो कण होंगे फ्री बाउंड्री पर, यानी कि मुक्त सीमा पर जो कण होंगे वो ऑक्सीडेट होने के लिए फ्री हैं। यानी यहां पे जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, फ्री बाउंड्री पे जो प्रेशर होता है वो 0 होता है। या ध्यान दीजिएगा, फ्री बाउंड्री पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी 0। और प्रेशर का मामला हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स। अगर याद है तो, नहीं याद है तो जाके वेव्स के पुराने लेक्चर्स देखिए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से वीडियो में है ये, लेकिन हमने इसको डिराइव किया है। P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स। इस वाले x इज इक्वल टू 0 पे, अगर x इज इक्वल टू 0 पे फ्री बाउंड्री है, मुक्त परिसीमा है, तो यहां पर कणों पे प्रेशर 0 होगा, यानी कि पार्टिकल पे प्रेशर 0 होगा, क्योंकि दे आर फ्री टू मूव, कोई दबाव नहीं है। जहां मन नहीं, दे कैन वाइब्रेट। ओके, दे कैन फ्री टू मूव। P इक्वल टू 0 पर, सॉरी x इक्वल टू 0 पे प्रेशर 0 होगा। तो अब देखते हैं, ये तो कंडीशन है उस फ्री के लिए। अब ये जो वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लो ऐसा कुछ होगा, साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा। मैं फटाफट से करूंगा क्योंकि वही सब प्रक्रिया मुझे दोहरानी है, दोनों का सुपरपोजिशन होने वाला है। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स प्लस a डैश साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो इंसिडेंट वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब क्योंकि ये फ्री बाउंड्री है, x इज इक्वल टू 0, वहां पे इसको हमको 0 करना है प्रेशर को, तो पहले हमको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। पहले हमको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है ये। एक बार इसको बस डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है तो a रहेगा ही, 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, तो 2 पाई को मैं यहां लिख दिया। इतना डिफरेंशिएशन सबको आता है, मैं मान के चल रहा हूं। साइन क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स। और सेम यहां पे वही होने वाला है, ये 2 पाई a डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाई लैम्डा हो जाएगा, ये cos 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा, vt माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स इंटू होने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा। नो p इज इक्वल टू, यहीं पे मैं करूं या आगे करूं, नो मतलब अब एट x इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स शुड बी 0। इस वाले जगह पे प्रेशर को 0 होना है। E जो है मीडियम का इलेक्ट्रिसिटी है, जो 0 नहीं होगा, E 0 नहीं होगा। मीडियम की इलेक्ट्रिसिटी माध्यम की प्रत्यास्थता है जो 0 नहीं होगी। तो क्या 0 होना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को 0 होना पड़ेगा। किसको 0 करेंगे आप, 2 पाई a अपॉन लैम्डा cos 2 पाई अपॉन लैम्डा vt प्लस एक्स
और इधर आ गया माइनस 2 पाई ए अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो यहां पे हमको 2 पाई ए अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स माइनस 2 पाई ए अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स, इसको जीरो के इक्वल करना है। लेकिन एक और चीज है मुन्ना या मुन्नी, हमको x इक्वल टू जीरो पे करना है, तो यहाँ पे x जीरो हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा। हमने x की वैल्यू जीरो ले ली है। और ये गलती शायद मैंने पहले भी करी है, ये गलती शायद मैंने पहले भी करी है। लोगों के मन में ये दिक्कत रहा होगा कि यार ये कटा कैसे, ये 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस एक्स है, ये 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स है, कटा कैसे? कटा ऐसे बच्चा कि जब x इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो इसको जीरो लोगे ना आप, ये जीरो और जीरो होगा, तब उस कंडीशन में 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू वी टू मिलेगा, साइन 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू वी टू मिलेगा। उस कंडीशन में कैंसिल हो जाता है। तो मैं बस भूल गया था, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता था। तो x इक्वल टू जीरो की जब बात करोगे, जब आप कंडीशन लगा रहे हो x इक्वल टू जीरो, तो याद रखिए यहाँ पे x जीरो है, x जीरो है, तब जाके ये दोनों टर्म इक्वल हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है। और यही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। यहाँ पे बस आप फिर पछाड़ता करेंगे तो कॉस वाला टर्म और कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा 2 पाई ओवर लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। एक चीज और, ये तो ए डैश है ना, एक का तो ए डैश होगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा a इज इक्वल टू ए डैश, a इज इक्वल टू ए डैश। बस यही तो था, a इज इक्वल टू ए डैश। डीवाई बाई डी एक्स जीरो होगा क्योंकि इसको जीरो करना है, प्रेशर को जीरो करना है फ्री बाउंड्री पे, जहां पे मुक्त परिसीमा की बात होगी। तो जब इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू ए डैश। यानी कि जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन में है। यानी कि मैं यहां पे कंक्लूजन लिख रहा हूं कि व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द फ्री बाउंड्री फॉर फ्री नहीं फॉर फ्री बाउंड्री द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर इन सेम फेस, दोनों सेम फेस में होते हैं। ओके, फॉर फ्री बाउंड्री अगर मुक्त परिसीमा है तो जो इंसिडेंट, जो आपतित तरंग है और जो परावर्तित तरंग है, दोनों ही समान कला में होंगे, यानी फेज डिफरेंस जीरो होगा या पार्ट डिफरेंस भी जीरो होगा। ओके, चलिए टॉपिक पूरा नहीं बताना था, इतना ही बताना है बस। तो क्या है, अब ये याद रखेंगे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में पाई का फेज डिफरेंस होता है, दोनों अपोजिट फेज में आ जाते हैं। और जब फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम फेज में होंगे। अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं, तो कहां से स्टार्ट करना कहानी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से स्टार्ट करना है। a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स प्लस a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स प्लस a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड हम बराबर प्रूव कर चुके हैं। अभी जब भी रिफ्लेक्शन फ्री बाउंड्री से होगा तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। अगेन यहां से आप a कॉमन निकाल लेते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। साइन सी प्लस साइन डी नहीं मालूम तो लिख देता हूं यार, नहीं मालूम है तो लिख भी देता हूं। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? बंटी भाई, बंटी जी आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, वो ऐड आता है उसके लिए मैंने बोला है। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? ये होता है 2 कॉस, या 2 साइन से स्टार्ट कर लो, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अगेन मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं तो मुझे मिलेगा 2 तो बाहर आ जाएगा 2a साइन, देखो सॉल्व कर लेना आप, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा साइन
2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसको आप अरेंज कर लीजिए, 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा। ये है स्टेशनरी वेव। दिस इज द स्टेशनरी वेव व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम कौन सा बाउंड्री? फ्री बाउंड्री। जब मुक्त परिसीमा से परावर्तन होगा तो ये स्टेशनरी वेव होगा। और अब चलिए देखते हैं कि जब फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो कौन कौन सी जगहों पे नोड बनेगा, कौन कौन सी जगहों पे एंटी नोड बनेगा। हमारे पास इक्वेशन है 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला कंडीशन तो यही है कि x इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या होगा, x 0 पे देखते हैं क्या होगा, उसके बाद लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा, फिर 4 लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा, उसके बाद 5 लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा। अब आगे बढ़ते जाओ। अगर मैं x 0 रखता हूं, अगर मैं x 0 रखूंगा तो cos जो है cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा विल बी 1, प्लस माइनस 1 मिलेगा आपको, प्लस माइनस 1। आप 0 रखिए तो 0 के रेट 1 मिलेगा, लैम्डा बाई 2 रखिए, 3 लैम्डा बाई 2 रखिए, 4 लैम्डा बाई 2 रखिए, 5 लैम्डा बाई 2 रखिए और ऐसे ही रखते जाइए। तो आपको cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलती चली जाएगी, प्लस माइनस 1 मिलती चली जाएगी, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। और x 0 पे क्या था? x 0 पे है फ्री एंड, यानी यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। ये जो फ्री एंड है वहां पे आपको पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि जो फ्री एंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फ्री एंड होता है वहां पे हमेशा क्या बनेगा? वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो जब फ्री बाउंड्री से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो देखिए सब चीजें बदल गई हैं, जब उल्टा हो गया है। इन जगहों पे क्या बनने वाला है? इन जगहों पे एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पे पार्टिकल्स का। सेकेंड पॉइंट ले रहा हूं मैं इसी में। सेकेंड पॉइंट, जब मैं x बोलता हूं कितना बच जाएगा यहां से? लैम्डा बाई 2 हो गया, तो लैम्डा बाई 4 ले लेता हूं मैं, लैम्डा बाई 4 ले लीजिए, फिर 3 लैम्डा बाई 4 ले लीजिए, फिर 5 लैम्डा बाई 4 ले लीजिए, फिर 7 लैम्डा बाई 4 ले लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो यहां के लिए आप देखेंगे कि cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा आपको 0 मिलने वाला है। मैं एक रख के बता रहा हूं। जब यहां पे लैम्डा बाई 4 रखूंगा x की वैल्यू, तो लैम्डा और लैम्डा खत्म हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो cos यहां पे 90 आ जाएगा, cos 90 0 होता है, यानी y 0 मिलेगा। यानी कि कहां कहां पर? लैम्डा बाई 4 पे, लैम्डा बाई 4 हम लोग को एक लाइन खींच लेना चाहिए पहले, आपको बताने के लिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज लैम्डा बाई 4। ये क्या था? ये तो x इक्वल टू 0 है ना, ये 0 है और ये है लैम्डा बाई 4, 0 ये लैम्डा बाई 4 है। और ये जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? ये आपको लैम्डा बाई 2 मिलेगा, ये जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? ये 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा, और ये जो मिलेगा क्या मिलेगा आपको? ये 4 लैम्डा बाई 2 मिलेगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 हो या लैम्डा बाई 2 हो या 4 लैम्डा बाई 2 हो, वहां पे एंटी नोड बनेगा। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं दिखा भी दूं, यहां एंटी नोड है, यहां भी एंटी नोड है, यहां भी एंटी नोड है। लेकिन लैम्डा बाई 4 पे देखिए, 3 लैम्डा बाई 4 पे देखिए, इसके आगे 3 लैम्डा बाई 4 आने वाला है, तो यहां पे लैम्डा बाई 4 होना चाहिए, इसको 3 लैम्डा बाई 4 होना चाहिए, इसको 3 लैम्डा बाई 4 होना चाहिए। ओके, तो चीजें गलत हो गई है कि ये आएगा आपका 3 लैम्डा बाई 2, देखो 0 लैम्डा बाई 2, दिस विल बी 3 लैम्डा बाई 2, दिस विल बी 3 लैम्डा बाई 2। हमारा गलती हो गया है, ये है 3 लैम्डा बाई 4 और ये है 3 लैम्डा बाई 2। 0 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 के बाद 3 लैम्डा बाई 2 और इधर है 3 लैम्डा बाई 4। तो यहां पे आपको देखिए लैम्डा बाई 4 है, 3 लैम्डा बाई 4 है, 5 लैम्डा बाई 4 है, 7 लैम्डा बाई 4 है,
यहाँ पे आपको 0 0 मिलेगा। जैसे कि मैं और आगे बढ़ूँ, अगर मैं इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे नोड मिलेगा ना, देखो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे भी नोड है। तो जरा हिसाब लगा लो कितना है ये, 3 लैम्डा बाई 4 के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4। वहाँ पे आपको नोड मिलेगा। तो इन जगहों पे आपको नोड मिलता चला जाएगा। दूसरा वेव आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया पोजीशन पे कि इन जगहों पे एंटी नोड मिलने वाला है, इन जगहों पे आपको नोड मिलने वाला है, जो कि रिजिड से जस्ट उल्टा है, जस्ट विपरीत है। चलिए अब आगे आते हैं, टाइम के लिए बात कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू है 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा। अगर हम लोग पहला कंडीशन लगा दें कि समय 0 पे क्या होगा, फिर t/2 पे क्या होगा, फिर 3t/2 पे क्या होगा, नहीं 2t भी तो आएगा, 2t पे क्या होगा, फिर 3t पे क्या होगा, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए। t0, t/2, 2t/2, 3t/2 पे देखते हैं क्या होने वाला है। तो जब यहाँ पे आप साइन t की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, यानी वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। यानी कि इस क्षण पर पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, किसी भी पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। जब हम लोग t/2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन, एक्चुअली में v बाई लैम्डा को आप कैपिटल T लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल T स्मॉल t, ऐसे में आप समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। जब मैं यहाँ पर t/2 रखूंगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल T और कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ मैं क्या रखने वाला हूँ, t की वैल्यू t/2 रखने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T/2, t और t कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। साइन पाई क्या होता है, साइन पाई अगेन 0 होगा, यानी कि आपको साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T को आपको 0 मिलती चली जाएगी। यानी इन क्षणों पर आपको किसी भी जगह पे क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट 0 मिलने वाला है। ओके, और आगे चलते हैं नंबर 2 पे। अगर मैं t को कैपिटल T/4 ले लूं, या फिर 3t/4 ले लूं, या फिर 5t/4 ले लूं, या 7t/4 ले लूं, तो इसी फॉर्मूला देख लो ना, आपको साइन की वैल्यू मिलेगी साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T की वैल्यू मिलेगी ±1, यानी कि y विल बी मैक्सिमम, y विल बी मैक्सिमम इन क्षणों पर। नोड को छोड़कर नोड को हटाइए, नोड पे हमेशा 0 ही रहता है। नोड को छोड़कर बाकी जो पार्टिकल्स होंगे इन क्षणों पर अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, अपने अधिकतम आयाम पे होंगे। ओके, तो ये t0, t/2, 2t/2, 3t/2 पे 0 होने वाला है, और इस वाले टाइम पर इन क्षणों पर पार्टिकल्स क्या होंगे, अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हमने देखा है व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, सॉरी व्हाट इज स्टेशनरी वेव। हमने स्टेशनरी वेव को समझा है। कहां गया स्टेशनरी वेव, अरे यार कहां गया स्टेशनरी वेव, तुम आगे क्यों जा रहे हो बच्चा। हमने स्टेशनरी वेव को समझा है, बाउंडेड मीडियम को समझा है, और बाउंडेड मीडियम के बाद हमने देखा है कि जब फ्री बाउंड्री हो या फिर रिजिड बाउंड्री हो, तो उस केसेस में, इन दोनों केसेस में स्टेशनरी वेव का नेचर क्या होता है। ओके, तो हमने फ्री बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री दोनों के लिए स्टेशनरी वेव से डिराइव किया है, और यही तो इस वीडियो का उद्देश्य था, आपको इक्वेशन डिराइव करना था स्टेशनरी वेव का। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो टॉपिक ऑर्गन पाइप होगा, क्योंकि ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे आप बहुत ही मधुर मधुर संगीत जो है उत्पन्न करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऑर्गन पाइप को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, कई बार बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सर आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हो। जी मैं किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बनाता हूँ जो सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग कॉमन है, जो सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए
इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप अपना सिलेबस देखिए और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो लग जाइए काम पे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्या ये मैं दूसरी बार बोला, नहीं पता। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये मैं दूसरी बार बोला, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।